हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और आप एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होने वाला है, तो आज का महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस की टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो लगातार पिछले कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। मैं आपको टोटल 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी तैयारी नहीं की है, उनके लिए मात्र ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आप केवल इस एक वीडियो को देखकर भी एग्ज़ाम में चले जाएँ तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए राजनीति विज्ञान के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपकी सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं और 8 यूनिट पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। आपके पॉलिटिकल साइंस की पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन बच्चों ने यूनिट्स को नहीं पढ़ा है वो चैनल पर विजिट करके देख कर पढ़ लेंगे और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए अपने एमसीक्यूज़ के राइट ऑप्शन को पकड़ना बहुत आसान होगा एग्जाम में। तो राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का अध्ययन। चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका सही वाला उत्तर कौन सा है। तो राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ राज्य का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो राज्य और सरकार से है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसने दिया, तो ये कथन अरस्तु ने दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसके बिना अधूरा माना जाता है, तो राज्य के बिना अधूरा माना जाता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी मानी जाती है, तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है राज्य और शासन का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सारे एमसीक्यूज़ 100% पूरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र इस एक वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, पूरा आपका एमसीक्यू यहीं से आने वाला है। अगला है राजनीति विज्ञान और का संबंध समाज शास्त्र से क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध किस आधार पर है, तो देखिए राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है और इतिहास में जो गुजर गई राजनीति है उसका अध्ययन होता है, तो इसलिए इतिहास राजनीतिक घटनाओं का विवरण देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध क्यों माना जाता है, तो देखो राजनीति विज्ञान में राज्य का सरकार का अध्ययन होता है और जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य की आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो दोनों का गहरा संबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है, तो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है राजनीति विज्ञान का दायरा किससे संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान का दायरा यानी जो उसका क्षेत्र होता है तो वो राज्य सरकार और नागरिक से संबंधित है। देखो केवल सरकार से नहीं होगा, केवल नागरिक से भी नहीं होगा, केवल न्यायालय से भी नहीं होगा, राज्य सरकार और नागरिक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक स्वरूप किस पर बल देता है, तो ये बल देता है व्यवहार पर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से क्यों है, तो मानव के व्यवहार को समझने के लिए, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव का पूरा अध्ययन होता है, मानव के व्यवहार का पूरा अध्ययन होता है,
तो राजनीति विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से इसलिए है ताकि मानव व्यवहार को समझा जा सके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन नागरिकों में क्या विकसित करता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं पहले ही आपसे बता चुकी हूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इस एक वीडियो को देखकर एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। जहाँ जहाँ पर एमसीक्यू बेस पर एग्ज़ाम होगा उन बच्चों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन नागरिकों में क्या विकसित करता है, तो ये राजनीतिक जागरूकता को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो यूनान से मानी जाती है, यानी ग्रीस से मानी जाती है। और राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो थे वो कहाँ के थे, यूनान के ही दार्शनिक थे, अरस्तु। तो इनको पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, माय डियर स्टूडेंट। देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र क्या है। तो ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी उद्योग। तो राज्य होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को किसने वैज्ञानिक माना। तो व्यवहारवादियों ने माना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से क्यों है। तो इसका संबंध भूगोल से क्यों है, क्योंकि राज्य का विकास भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय क्या है। तो राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, संगीत, व्यापार, साहित्य या राज्य। तो राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय राज्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन से क्या समझा जाता है। तो देखो, चारों ऑप्शन को पढ़िए, चित्रकला, कृषि तकनीक, शासन प्रणाली, मौसम। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन से शासन प्रणाली को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, राजनीति विज्ञान का दायरा आधुनिक काल में किस कारण बढ़ा। तो लोकतंत्र के विकास से बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राजनीति विज्ञान का संबंध नैतिक शास्त्र से क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए, राजनीति में नैतिक मूल्यों का महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसे समझने में सहायता करता है। तो चारों ऑप्शन को रीड करिए, आपको पता चलेगा कि शासन और नागरिक के अधिकार को समझने में सहायता करता है इन चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो देखो, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब राज्य जो है अपनी जो भी बाहरी और जो भी अपनी आंतरिक नीतियां होंगी उनको खुद बनाएगा। राष्ट्र जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। जो राज्य है, जो देश है, उसके ऊपर किसी भी शक्ति मतलब विदेशी शक्ति का कोई प्रभुत्व नहीं होगा। वो एकदम अपने फैसले खुद लेगा। जो देश एकदम आज़ाद हो वो संप्रभु राष्ट्र होता है। जब हम 1947 में आज़ाद हुए, यानी कि जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो हमारा भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। इससे पहले यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे, तो अंग्रेज खुद ही नीतियाँ बनाते थे, हर काम वही करते थे। तो आज़ाद होने के बाद हमारा भारत भी एक संप्रभु राज्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, राज्य का क्या अर्थ है। तो राज्य का मतलब होता है निश्चित भूभाग पर रहने वाला राजनीतिक संगठन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, राज्य के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं। तो 4 तत्व माने जाते हैं राज्य के। देखो, आप जानते हो 4 तत्व माने जाते हैं, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से राज्य का तत्व नहीं है। तो देखो, जनसंख्या तत्व है, सरकार भी तत्व है, संप्रभुता भी तत्व है राज्य का, भाषा राज्य का तत्व नहीं है। तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और एक और कौन सा तत्व होगा, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग
ये 4 तत्व होते हैं, भाषा तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राज्य का स्थायी तत्व कौन सा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का स्थायी तत्व जनसंख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, राज्य के लिए निश्चित भूभाग क्यों आवश्यक है? शासन चलाने के लिए क्षेत्र चाहिए जहां पर जनसंख्या निवास करेगी और राजा वहां पर शासन करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का कौन सा तत्व कानून बनाता और लागू करता है? तो जो सरकार है, देखिए सरकार जो है वो कानून बनाती और लागू करती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आंतरिक संप्रभुता का संबंध किससे होता है? तो देखो, आंतरिक मतलब जो अंदर का हो, अंदर मतलब राज्य के अंदर की जो भी चीज़ें होंगी, यानी राज्य की आंतरिक सर्वोच्चता, वो आंतरिक संप्रभुता होगी, यानी राज्य के अंदर। और बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो अन्य राज्यों से स्वतंत्रता, यानी कि जो भी राज्य है वो बाहरी शक्तियों से एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र है और आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से वो अपनी नीतियाँ खुद बनाता है, अपना निर्णय खुद लेता है, तो ऐसा राज्य संप्रभु होता है। तो बाह्य संप्रभुता का अर्थ अन्य राज्यों से स्वतंत्रता होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन राज्य का अस्थायी तत्व है? तो सरकार अस्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, राज्य का निर्माण किसके बिना संभव नहीं? तो सरकार, जनता, संप्रभुता, सभी के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, राज्य का कौन सा तत्व लोगों के समूह को दर्शाता है? तो जनसंख्या लोगों के समूह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राज्य का कौन सा तत्व उसकी स्वतंत्र पहचान बताता है? तो राज्य का 4 तत्व होता है, जनसंख्या, भूभाग, निश्चित संप्रभुता और सरकार। तो इसमें से स्वतंत्र पहचान संप्रभुता बताता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के भूभाग में क्या शामिल है? तो भूमि, जल क्षेत्र, वायु क्षेत्र, उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, फटाफट से अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखकर आगे बढ़ते रहिए। क्लासेस मैं आपकी करा चुकी हूँ, यहाँ पर एक एक चीज़ को अगर समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये जो महामैराथन क्लास होती है आपकी टोटल 8 यूनिट का पूरा निचोड़ होती है, जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिन बच्चों का पेपर क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर होगा यानी रिटर्न होगा, तो उनके लिए भी वीडियोस हमने अपलोड की है। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, ये कथन किसका है? तो बोंदा का है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, बहुलवाद का मुख्य विचार क्या है? तो बहुलवाद का मुख्य विचार होता है कि शक्ति कई संस्थाओं में बटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, बहुलवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो लॉस्की थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है बहुलवाद, देखिए बहुलवाद के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर एक क्लास आपकी डिटेल में नोट्स के साथ मैंने पढ़ाई है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ अपने यूनिट को पढ़ा होगा तो आपके लिए एक एक एमसीक्यू समझना आसान होगा। आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ मैम किस यूनिट से हमारा एमसीक्यूज़ बता रही हैं। जिन बच्चों ने यूनिट से ही नहीं पढ़ी होगी उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। चलिए आगे देखिए। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल इस एक वीडियो से भी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुलवाद के अनुसार राज्य क्या होता है? तो अनेक संस्थाओं में से एक संस्था राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुलवाद किसका विरोध करता है? तो राज्य की निरंकुशता का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो जीन बोंदा ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए बहुलवाद के अनुसार समाज में कौन महत्वपूर्ण है। तो बहुलवाद के अनुसार समाज में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला एमसीक्यू आपका है, देखिए अगला एमसीक्यू है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना किसने की। तो दैवीय शक्ति, जो दैवीय सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, देखिए जितना भी सिद्धांत आपके सिलेबस में दिया गया पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति की है वो ईश्वर ने की है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा किसका प्रतिनिधि माना जाता है। तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का संबंध किससे है। तो राज्य की उत्पत्ति से है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन थे। तो हॉब्स, लॉक और रूसो, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो संघर्षपूर्ण थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण और स्वतंत्र थी। हर एक चीज़ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं जब अपनी यूनिट्स को आपने पढ़ा है। चलिए अगला है, रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में कैसा था। तो स्वतंत्र और सुखी था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। ये कथन किसका है। तो ये कथन रूसो का है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। आपका अगला है, समाजवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो मार्क्स और एंजल्स दोनों थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस कारण हुई। तो वर्ग संघर्ष के कारण हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, दैवीय सिद्धांत किस युग में प्रचलित था। तो प्राचीन युग में प्रचलित था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण किसके द्वारा हुआ। तो समझौते के द्वारा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हॉब्स किस प्रकार की सरकार का समर्थक था। तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, लॉक किस शासन प्रणाली का समर्थक था। तो सीमित शासन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। रूसो ने किस अवधारणा पर बल दिया। तो सामान्य इच्छा की अवधारणा पर रूसो ने बल दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, समाजवादी सिद्धांत के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। तो 2 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, समाजवादी सिद्धांत में 2 वर्गों के संघर्ष की बात की गई है। तो किन 2 वर्गों के संघर्ष की बात की गई है। पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच संघर्ष होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा कर पढ़ा चुकी हूँ। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य आधार जनता की सहमति है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, सरकार के मुख्य अंग कितने माने जाते हैं। तो 3 माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है। तो सरकार का अंग होगा इन चारों में से कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, कानून बनाने का कार्य कौन करता है। तो विधायिका करती है, ऑप्शन सी राइट है। ये सारा 100% इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, राइट ऑप्शन को कैच करते रहिएगा अपने माइंड में, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में जब देखें तो आपको याद आए कि हाँ मैम की वीडियो हमने देखी थी तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस थे और मैम ने राइट ऑप्शन कौन सा बताया था, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में जाकर अपने राइट ऑप्शन को सही से फिल करके आएँ अपने OMR शीट पर। अगला है, कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है। तो कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, न्याय देने का कार्य कौन करता है। तो न्याय देने का कार्य न्यायपालिका करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अंग से संबंधित है, तो ये न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राष्ट्रपति किस अंग से संबंधित है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि किस अंग में बैठते हैं, तो विधायिका में बैठते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है मंत्रिपरिषद किस अंग का हिस्सा है, तो कार्यपालिका का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, तो कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य है, तो चारों ऑप्शन में से न्यायपालिका का कार्य होता है विवादों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखो कानून बनाना, न्याय देना, प्रशासन चलाना, संविधान संशोधन, तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है प्रशासन चलाना। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है, तो संसद है, संसद। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विधायिका का संबंध किससे है, तो एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो कानून निर्माण से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। न्यायपालिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो निष्पक्षता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, राज्य का प्रशासनिक अंग कौन है, तो कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है भारत में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या कहलाती हैं, तो संसद कहलाती हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, संघीय शासन व्यवस्था में निम्न व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता है। देखिए, चाहे एकात्मक शासन व्यवस्था हो या संघीय शासन व्यवस्था हो, दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है, और आप हमारे भारत में देख सकते हैं केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था भी होती है, तो हमारे भारत में तो संघीय शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला, एकात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, तो केवल केंद्र सरकार के पास होती है। ऑप्शन सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, निम्न में कौन सा संघीय शासन का उदाहरण है, तो भारत, हमारा भारत। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला, एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो शक्तियों का केंद्रीकरण इसकी मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान कैसा होता है, तो लिखित और सर्वोच्च होता है। हमारे भारत में भी लिखित और सर्वोच्च संविधान है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकार पर प्रभाव डालना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन दबाव समूह का उदाहरण है, तो मजदूर संघ आपका ये दबाव समूह का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, दबाव समूह सीधे किसमें भाग नहीं लेते, तो चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह देखिए राजनीतिक दल की तरह चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते। ये इनका दूसरा काम होता है जो दबाव समूह होते हैं। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है, तो दबाव समूह सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
दबाव समूह लोकतंत्र में क्या काम करते हैं? तो ये जनहित की मांग उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, राजनीतिक दल किसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करते हैं? तो चुनाव के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, राजनीतिक दल के बारे में, दबाव समूह के बारे में, सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका होती है जनमत निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत निर्वाचन आयोग देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन राजनीतिक दल का कार्य है? तो सरकार बनाना राजनीतिक दल का कार्य होता है, क्योंकि राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो उचित प्रतिबंधों के भीतर कार्य करने की आज़ादी। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको सरकार ने करने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई इंसान वो काम करता है तो उसको दंड दिया जाता है, सज़ा का भी प्रावधान है। तो जो व्यक्ति उचित प्रतिबंधों के भीतर रहकर कार्य करता है तो वो कार्य करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जिन कार्यों को करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जैसे बहुत सारे इलीगल जो काम होते हैं, तो उस पर सरकार के द्वारा दंड दिया जाता है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि उचित प्रतिबंधों के भीतर कार्य करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। समानता का क्या अर्थ है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ। सभी को समान अवसर देना ही समानता होती है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, कानून के समक्ष समानता क्या है? तो कानून के समक्ष समानता का मतलब है सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भेदभाव समाप्त करना। और देखिए, हमारे भारतीय संविधान में हम भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। और जब हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है तो उसके बदले हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, हम अपने राष्ट्र को दें। तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान है, जो कि 11 हैं मौलिक कर्तव्य। सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो समानता का मुख्य उद्देश्य इस भेदभाव को समाप्त करना है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, निम्न में कौन सा सामाजिक समानता का उदाहरण है? तो जाति भेद का अंत करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, लोकतंत्र का आधार क्या माना जाता है? तो लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने लगभग आपको 100 एमसीक्यूज़ बताए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में 100% ये एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। और अपने यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। और आपकी पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हम डिटेल में अपलोड कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। को करिकुलर की भी पूरी क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।